सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी निजी जिंदगी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। क्या चल रहा है हमारा हमारा डी ब्लॉक चल रहा है। डी ब्लॉक के अंदर हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रखी है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तीन टाइप की प्रॉपर्टी देख चुके हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद देखा था एटॉमिक साइज का वेरिएशन और उसके बाद देखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है नंबर 4, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप बोल सकते। प्रॉपर्टीज देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब जब भी किसी भी एलिमेंट को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, मान लो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लाइंस के द्वारा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और आपने किसी भी मटेरियल को, जैसे कोई भी मटेरियल लिया, उस मटेरियल को, और वो मटेरियल मान लिया टाइटेनियम है, इस मटेरियल को आपने यहाँ पे रखा, तो यहाँ दो केस हो सकते हैं। वो दो केस कौन कौन से, या तो ये अट्रैक्ट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या फिर ये रिपेल होगा। ठीक है, तो यहां से हम बोलते हैं सबसे पहले मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको, उनको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। समझे क्या, अगर ये मटेरियल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो इस मटेरियल को बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। समझ गए। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, मटेरियल्स विच गेट रिपेल्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम डायामैग्नेटिक, डाया ए। ठीक है, तो एक तो टाइप हुई आपकी पैरामैग्नेटिक, एक टाइप हुई आपकी डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से, जो अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और डायामैग्नेटिक वो जो रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अच्छा अब एक और टाइप है इसमें। वो एक और टाइप क्या है कि जो मटेरियल स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होंगे, materials which get strongly attracted, strongly चलो लिख ही देते हैं, strongly attracted when placed in magnetic field, placed in magnetic field आर कॉल्ड, उनको बोलते हैं हम, उनको क्या बोलेंगे। पहली बात तो देखो, अट्रैक्ट हुए हैं तो ये केस होगा किसका, पैरामैग्नेटिक का। लेकिन पैरामैग्नेटिक में जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। समझ गए, जो बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो उनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो अट्रैक्ट होगा या वो रिपेल्ड होगा, यानी वो पैरामैग्नेटिक होगा या वो डायामैग्नेटिक होगा। तो इसके लिए भी एक बताया गया, क्या बताया गया कि मेटल्स या मटेरियल्स which have unpaired electron are paramagnetic, यानी वो मेटल्स जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या बोलोगे आप, पैरामैग्नेटिक। या फिर वो कैसा बिहेवियर शो करेंगी, वो अट्रैक्ट होंगी टुवर्ड दी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अगर चेक करना है कि कोई मटेरियल पैरा है या डाया है, तो क्या करो, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जो हमने पिछले लेक्चर में डब्बे बना के लिखी थी ना, और चेक करो क्या उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है
तो वो कैसा होगा, वो होगा आपका पैरामैग्नेटिक। और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का यहां हम जिक्र नहीं करते, ये तो वैसे बता दिया बस आपकी नॉलेज के लिए। क्लियर है? अब देखो चेक करते हैं एक दो मटेरियल में, एक बार इसको नोट करो। हो गया? चलो जैसे, चलो यही कर लेते हैं। जैसे मेरे पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम, स्कैंडियम 21 नंबर, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगी, 4s2 3d1। देखो इससे पहले वाले जो है, इससे पहले वाले तो कंप्लीटली फिल्ड है, सारे पेयर्ड हैं, बस हमने जो ये कॉन्फ़िगरेशन बची है यहाँ पे चेक करना होगा। तो चलो करते हैं चेक। सबसे एस का डब्बा बढ़ाओ, एस का एक डब्बा बढ़ता है, ठीक है, और डी के 5 डब्बे, 5 बढ़ा दो, 1 2 3 4 5। क्लियर है? एस में इलेक्ट्रॉन भरो, एस में अपने 2 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले सिंगल सिंगल फिर डबल। अब एक ही डब्बा है, पहले सिंगल भरा और फिर भरा आपने डबल। डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले पहले सिंगल सिंगल, ये आया। अब ये बताओ इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आया क्या, ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो अकेला है? यस, ये रहा, देखो ऐसा इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आया, ये हुआ आपका पैरामैग्नेटिक। वहीं पे अगर आप जिंक की बात करो, जेड एन नंबर है इसका 30, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s2 3d10। अब यहां पे जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यहां आया आपका एस का डब्बा, ये आया आपका डी का डब्बा। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक, 2। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5, फिर डबल, 6 7 8 9 10। ये बताओ क्या कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अकेला है? नहीं, सारे पेयरिंग में है, इसका मतलब ये हुआ आपका डाया मैग्नेटिक। क्लियर है? अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि सिर्फ जिंक ही ऐसा एक मेटल होगा जो क्या होगा, जो होगा डायमैग्नेटिक। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो आपने लिया है टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, यानी टाइटेनियम का 4 पॉजिटिव वाला आयन। अब इसको हम चेक करते हैं। पहली बात तो इसका नंबर वैसे 22 है, कॉन्फ़िगरेशन आती क्या 4s2 3d2, ये कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, टाइटेनियम की। लेकिन लेकिन आपने यहां से क्या कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, सबसे पहले 4 वाले में से 2 तो ये गए, फिर इस 3 वाले में से यानी 3 वाले में से 2 ये गए, तो बच गया क्या, इसके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ आर्गन। आर्गन बचा, ठीक है, इससे पहले यानी इससे पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन बच गई। और इसके पहले वाली जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, अभी अभी सुना था आपने कि वो, उसके अंदर तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये भी कैसा हुआ आपका, ये भी हुआ डाया मैग्नेटिक। क्लियर है? ये भी कैसा हुआ, डाया मैग्नेटिक। तो बहुत सिंपल सा है, आपने नंबर ऑफ अनपेड, अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, चलो ये तो बात हुई सिर्फ पता करने की, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अब यहां से हम इनकी स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया। फॉर्मूला अभी मैं बताता हूं आपको, एक बार इसको साफ कर लूं। तो वो फॉर्मूला है आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। क्या निकालने का, मैग्नेटिक मोमेंट, यानी आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कितनी स्ट्रोंग है। मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला है इसका, देखो फॉर्मूला वो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। आपने ये कर देना है n इंटू एन प्लस टू, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो तो आपके म्यू की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है, यूनिट होती है इसकी बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन, यानी बीएम, ठीक है। जैसे निकालते हैं स्कैंडियम के लिए, हम निकालते हैं स्कैंडियम के लिए म्यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट। स्कैंडियम के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे कितने हैं, एक है ना, तो एन की जगह पे एक पुट करो, एक इंटू एन की जगह फिर से एक,
प्लस में 2, कितना है आपका आंसर? √3 आया ना। √3, 2 और 1 3, 3 की गुणा 1 के साथ √3। √3 की वैल्यू 1.71 और यूनिट क्या होती है इसकी? बीएम, बोर मैग्नेटोन। तो स्कैंडियम का मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.71 बोर मैग्नेटोन। और नेक्स्ट क्या था? जिंक, Zn। Zn के लिए म्यू की वैल्यू दैट इज इक्वल टू, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक भी नहीं है, जीरो पुट करो, जीरो, यहाँ पे 0+2, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, यानी जिसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाए वो कैसा? डायामैग्नेटिक। चलो और एक दो केस करते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम का चेक करो। क्रोमियम कैसे निकालोगे? यहाँ पे लिख देता हूं क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम का नंबर 24 क्या आएगी? 4s2 मत बोल देना, 4s1 3d5, 4s1 3d5। क्यों? कल वाले लेक्चर के अंदर या परसों वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था, यहाँ पे स्टेबिलिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो जाया करता है। ठीक है, अब इसके पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे कितने आएंगे? एस के अंदर एक है, ये आपका एस का डब्बा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ये आपके डी के डब्बे, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं? 5। तो पहले सिंगल सिंगल। तो बताओ इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए? इसके पास आए 6। पुट करो, म्यू इज इक्वल टू √6 × 6 + 2, वैल्यू क्या आएगी? 6 और 2 8, 8 6 48, 48। और अगर तुम इसको सोल्व करो, देखो 49 का होता है 7, यानी 7 से कुछ कम, लगभग 6.9 समझ लो आप, 6.91 या 6.9 तो आएगा ही। ठीक है, इतना ही काफी है। और जैसे मैग्नीज का करते चलो, या फिर Fe का करते, आयरन, आयरन का नंबर है 26, Fe 20, या चलो आयरन 2 पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, वैसे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d6। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, +2 पॉजिटिव बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन जाते ही ये 2 गए, बच गया 3d6। और 3d6 को आप कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड आए? 4। पुट करो, म्यू इज इक्वल टू √4 × 4 + 2, 4 + 2 6, 6 चौका 24, 24, 24। अब ये 24 का अंडर रूट देखो, 24 है, 25 का होता है 5, यानी 5 से थोड़ा कम, लगभग 4.9। अगर आप Fe का भी निकालते इतना ही आता, क्योंकि यहाँ पे दो S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आते, वो दोनों पेयरिंग में होते, अनपेड इलेक्ट्रॉन वो नहीं होता, तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास आते 4। ठीक है, और वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते। तो ऐसे करके आप किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। अब जिसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जीरो आएगा, वो कैसा है आपका? वो है डायामैग्नेटिक। और अगर कुछ वैल्यू आती है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। अब वो वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज्यादा होगा, उसका अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर इन सब में से बात करूं तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन होगा? सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा आपका क्रोमियम, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। क्लियर है? यानी ये फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आ सकता है। अब यहां से एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, ये बताओ इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे? एक। और यहाँ पे भी पहला अक्षर क्या है? एक। यहाँ 0 0, यहाँ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 6, और आंसर में भी 6 पॉइंट समथिंग है ना। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 थे, यहाँ भी 4 पॉइंट समथिंग। तो ये एक ट्रिक समझ लो आप, कि जितने भी आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना पॉइंट लगा के कुछ 8 9 10, 8 9 7 इसके बीच में ही आएगा। यहाँ पे जैसे 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया, हो सकता है यहाँ 8 आ जाए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये ट्रिक है। अब जैसे सवाल पूछ लिया कि किसी एलिमेंट का बोर मैग्नेटोन आता है 5.78, ठीक है, और बताओ उसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? तो फटाफट आपका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर आप देखो, फर्स्ट लेटर है 5, तो 5 अनपेड उसके पास होंगे, ये पक्की बात है। और वो मैग्नीज होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीज के अंदर ही 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये था आपका कौन सी प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आई थिंक काफी इजी है, आप इजीली कर लोगे। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, नंबर 5। और एनसीईआरटी में देखना ही है, एनसीईआरटी में आगे पीछे दे रखी होंगी, ठीक है, तो आपने तो बस पढ़ना है। मैंने इस ऑर्डर में लगा रखी है कि किसको ही हम स्टार्टिंग में समझ सकते हैं इजीली, और कहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इजी कवर करेंगे,
उसके बाद हम मुश्किल वालों को देखेंगे और उनको भी इजी बना देंगे। मुश्किल तो कोई छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, आप बस लेक्चर देखते जाओ और साथ साथ नोट करने की भी इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। बस जो सवाल बोलूं मैं वो बस आपने निकालना है कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 5, दैट इज इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। स्पेलिंग मेरे को गलत लग रही है, वो आप देख लेना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, अगर आप मेटल की बात करो, मेटल कैसे होगा उसका शेप होगा, मेटल होती है सॉलिड, और सॉलिड की शेप आएगी आपकी ऐसे, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, उसके बाद ये ये और ये, फिर ये ये और ये। सॉलिड कुछ कुछ ऐसा दिखता है, उसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए हमने ऐसे बनाया। अब इसके अंदर भी कुछ आपको खाली जगह दिखाई दे रही होंगी। कहाँ कहाँ है खाली जगह? जैसे ये है खाली जगह, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये भी खाली जगह है, खाली जगह है, खाली जगह, ये सारी खाली जगह है। इन खाली जगह को बोलते हैं हम, एक तो इनका नाम होता है वॉइड, VOID वॉइड, या फिर इसी का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, यानी ऐसी जगह जो इंटरस्टिशियल हो, साइट यानी जगह, वॉइड यानी खाली जगह। समझ गए? इस खाली जगह का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल साइट। ये हमारे एटम थे। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड कब बनेंगे? वहन वहन स्मॉल एटम्स, स्मॉल एटम्स लाइक, इससे छोटे जो एटम है, जैसे आपके स्टार्टिंग के हो गए, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ETC, ट्रैप्ड इनसाइड दी, ट्रैप्ड इनसाइड दी मेटल लैटिस, ट्रैप्ड इनसाइड दी मेटल लैटिस, देन, या फिर ये मेटल लैटिस एट इंटरस्टिशियल पोजीशन, एट इंटरस्टिशियल पोजीशन, देन कौन से कंपाउंड बनते हैं? तब तब बनते हैं देन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, तब बनते हैं आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्लियर है? देखो, हमने मेटल का लैटिस तो बना दिया, लैटिस बोलते हैं सॉलिड स्टेट को, जब सॉलिड स्टेट में ये गोले गोले बनाते हैं इसको बोलते हैं लैटिस। 3D अरेंजमेंट को या फिर अरेंजमेंट को, ये आपके सॉलिड स्टेट के अंदर है, वो चैप्टर कट गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो जब ये खाली जगह है, और इस खाली जगह जितने छोटे छोटे आपके दूसरे एलिमेंट्स, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्टार्टिंग के कुछ जो है सेकंड पीरियड वाले, वो यहाँ पे आके फंस जाए ऐसे, यहाँ पे आके, जैसे ये फंस गया, ये यहाँ पे आके फंस गया, यहाँ पे आके मान लो फंस गया कोई, तो अब ये कैसा कंपाउंड बन गया? अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया हमारा। क्लियर है? कैसा कंपाउंड? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड में आप कुछ प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? सबसे पहले तो इनकी डेंसिटी बताओ मेरे को, डेंसिटी ज्यादा होगी या कम? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय में वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या चीज इंक्रीज हुई है? क्या इसकी वॉल्यूम चेंज हुई है? नहीं, पहले भी इतनी ही जगह थी, अब भी इतनी ही जगह है, लेकिन इसका मास तो इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि कुछ और पार्टिकल आके वो खाली जगह में बैठ गए। खाली जगह में बैठने से क्या हुआ? मास इंक्रीज हो गया। मास के इंक्रीज होने से इनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट है, दीज कंपाउंड्स हैव हायर डेंसिटी, हैव हायर डेंसिटी। ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। दूसरी बात, दे आर नॉन स्टिकियोमेट्रिक, ये होते हैं आपके नॉन स्टिकियोमेट्रिक। अब ये वर्ड आया है, ये भी सॉलिड स्टेट का है। नॉन स्टिकियोमेट्रिक का मतलब है
जब स्टिकियोमेट्री बोलते हो वहां पे होती है आपकी रेशियो फिक्स। जैसे H2O आप बनाते हो, H2O एक स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड है, यानी अगर आपने एक ऑक्सीजन लिया है तो आपको 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, अगर आपने 5 ऑक्सीजन ली है तो 10 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 10 ऑक्सीजन लो और आप 15 हाइड्रोजन ले लो, तो वहां से H2O पूरा नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जहां पे रेशियो फिक्स होती है उनको बोलते हैं स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। और वहीं पे इसका उलट नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड कौन से हो जाएंगे, जहां पे रेशियो फिक्स नहीं होती। यानी अगर ये 15 है तो हो सकता है यहाँ 3 आके बैठ जाए। अब जैसे ये यहाँ पे 12 है तो 3 आके बैठ गए, 2 आके बैठ जाएंगे तब भी कंपाउंड बनेगा, एक आके बैठेगा तब भी कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे रेशियो जो आपकी है वो फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं इसके, PiC टाइटेनियम के साथ कार्बन आगे मिल गया, और MnO, या फिर MnO4 की बजाय आप लिख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन लिख लो। ठीक है, HR Mn पे एक नाइट्रोजन आके फंस गया। ठीक है, तो वो कैसा हुआ आपका, जैसे यहाँ भी है, यहाँ पे टोटल 12 थे, 12 में से 3 आके बैठ गए, यानी पर 4 सर्कल पे, बड़े वाले सर्कल पे एक छोटा सर्कल है, एक छोटा एलिमेंट है, तो वहां पे आ गया आपका ये वाला कंपाउंड Mn4 पॉजिटिव। ऐसे कंपाउंड क्या हो जाएंगे आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, देखो 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 2 क्वेश्चन कौन कौन से? सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते ही क्या है, ये हमने डेफिनेशन लिख दी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या बोलते हैं, इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी हायर डेंसिटी होगी, नॉन स्टिकियोमेट्री होगी, एग्जांपल हो गए। और एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दे हैव हाई हाई MP एंड BP, या फिर दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग हो गए, साथ साथ लिख सकते हो हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ भी नॉर्मल वाले कंपाउंड से क्या होगी, नॉर्मल वाले कंपाउंड से ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, मेटल इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, हीट की भी कंडक्टर होती है, तो ये कंपाउंड भी आपके सेम ही रहेंगे, यानी ये होंगे आपके मेटालिक कंडक्टर्स, अभी भी कंडक्टर्स होंगे ये। ठीक है, दूसरी बात, अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनर्ट एलिमेंट आके बैठ गए, साथ साथ ये कुछ थे, तो ये कंपाउंड आपके इनर्ट भी होते हैं, INERT, इनर्ट कंपाउंड्स हैं ये आपके। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। क्लियर है? तो ये आपकी होगी कौन सी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। एक बार रिवाइज करा देता हूं फटाफट। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सबसे पहले क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जब मेटल के लैटिस के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट आके बैठ जाए, क्योंकि ये तो देखो नीचे है, थर्ड फोर्थ पीरियड में है ना, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, तो फोर्थ पीरियड वालों का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड वाले। तो सेकंड पीरियड वाले जो छोटे साइज के एलिमेंट है वो यहाँ पे आगे फंस सकते हैं मेटल के लैटिस के अंदर। और कहां पे फंसेंगे वो, इंटरस्टिशियल साइट पे या फिर वॉइड पे। जब भी ऐसा होता है तो क्या बनते हैं, वहां से इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। अब इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड की खास बात क्या है, पहली बात तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो भी इसकी पहले प्रॉपर्टी थी, जैसे मेटालिक कंडक्टर रही है अब भी कंडक्टर रहेंगे। ठीक है, देखो हमने प्रॉपर्टीज की जो पुरानी थी वो चेंज नहीं हुई, बस उससे इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये जो काम करना है, ये जो प्रोसेस करनी है, ये हमारे लिए हेल्दी है, हम कर सकते हैं, हमारा नुकसान इसके अंदर नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, वो भी देख लेते हैं फटाफट, इसी के जैसी है, ज्यादा फर्क नहीं है। वो है आपकी अलोए फॉर्मेशन। अलोए आपने सुना होगा पहले 10th के अंदर, सुना है? नहीं सुना है कोई बात नहीं, अभी सुना देते हैं। देखो क्या है अलोए, एक बार लिख देता हूं मैं फटाफट। नेक्स्ट नंबर 6 आपकी आ गई अलोए फॉर्मेशन। अलोए फॉर्मेशन, देखो अलोइज क्या होती है, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अलोइज आर दी अलोइज आर दी होमोजीनियस होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं ऑफ मेटल एंड, या मेटल
विद अदर मेटल, विद अदर मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। यानी आपने मिक्स करना है किस किस को, आप मिक्स करते हो एक मेटल को किसके साथ, या तो दूसरी मेटल के साथ या फिर दूसरी नॉन मेटल के साथ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक सवाल, पीछे वाले में भी तो हम सेम कर रहे थे, वहां भी तो हम दो चीजों को आपस में मिक्स कर रहे थे, यहाँ पे फिर फर्क क्या है? यहाँ पे फर्क ये है कि इस मेटल के जो एटम है पुराने, मान लो आपके पास ये एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है। अब इस मेटल को आपने अलॉय बना दिया, इस मेटल को बना दिया आपने अलॉय, ठीक है, अलॉय बना दिया, अलग कलर से लिख देते हैं अच्छा लगेगा, अलॉय बना दिया किसी दूसरे उसके साथ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इस मेटल के जो ये एटम्स है ना, ये रिप्लेस हो जाएंगे किसी दूसरे के साथ में। जैसे कहीं कहीं पे आएगी आपकी ये, और कहीं कहीं पे आएगी आपकी दूसरी वाली मेटल, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये आ गया, 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 मान लो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये और फिर यहाँ ये आ गया और ये। अब यहाँ देखो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पे इस मेटल के जो पार्टिकल थे, उन पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ। क्लियर है। ये देखो ये वाले जो ब्लू सर्कल है आपके, ये यहां से हो गए रिप्लेस किसके साथ में, पुरानी वाली मेटल के साथ में। अब देखो, अब ध्यान से देखो फर्क क्या है पहले वाले में और इस वाले में। पहले वाले में तो इन खाली जगह पे आके एलिमेंट बैठ रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो इसके एटम को ही रिप्लेस कर दिया गया। क्लियर है। अब रिप्लेस भी वही कर सकता है जो उसके जैसा हो, तो रिप्लेस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि अदर मेटल, यानी दूसरी मेटल जो भी आप जिसके साथ भी अलॉय बना रहे हो, अदर मेटल हैव इन 15% रेडियस रेंज, रेडियस रेंज, यानी दूसरी मेटल की जो रेडियस है ना, वो इस वाली मेटल जो दूसरी मेटल आप ले रहे हो, उसकी जो रेडियस है वो इस वाले मेटल की रेडियस से 15% कम ज्यादा हो सकती है। बस यहां से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मेटल का, इस वाली मेटल का और इस वाली मेटल या नॉन मेटल का साइज सिमिलर होना चाहिए। लेकिन क्या पिछले वाले में ऐसा था? नहीं, पिछले वाले में ऐसा नहीं था। पिछले वाले में तो इन दोनों के साइज में बहुत ज्यादा फर्क हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे अगर साइज सेम है, सिमिलर है, तो क्या बनता है आपका, अलॉय बनता है। क्लियर है। अच्छा लो, अब अलॉय क्यों बनाते हैं? सबसे पहले तो अलॉय बनाने से हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई एमपी में लिख देता हूं, हाई एमपी, हाई स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टी वही आएंगी, प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएंगी, हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। और हो सकता है वो कोरोजन फ्री बन जाए, मैं एग्जांपल भी दूंगा आपकी, कोरोजन फ्री भी बन सकता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और हम यहाँ पे कंडक्टेंस को भी खत्म कर सकते हैं, कोरोजन फ्री। एग्जाम्पल मैं देता हूं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपने सुना होगा ब्रास, तांबा, ब्रास। तो जो ब्रास है ना, वो अलॉय है दो मेटल का, किस किस का, एक तो कॉपर और दूसरा जिंक। यानी जब आप कॉपर और जिंक को पिघला के आपस में मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ब्रास, तांबा। एक सुना होगा वो अपने ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल भी सुना है, जैसे इंडिया ने अभी हमारा जो हुआ था एशियन गेम्स, वहां पे बहुत ज्यादा मेडल जीते थे। वो मेडल कौन कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर और कौन सा, ब्रॉन्ज, है ना। और ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में, कांस्य पदक, कांस्य। ये तांबा, कांसा। और ये किस किस का मेटल है, ये किस किस का अलॉय है, सॉरी, ये है कॉपर का, किसके साथ में, टिन के साथ में, एसएन, एसएन इसका सिंबल होता है। या फिर मैं लिख भी देता हूं, ये है आपका टिन, टीन जो हमारे घर पे लगी होती है, वहां पे एलिमेंट पाया जाता है एक टीन। जब इन दोनों को आप आपस में मिला दोगे तो क्या बनेगा,
ब्रोंज, ठीक है। और एक आपने सुना हो तो स्टील, स्टील सुना है, स्टील, है ना, वो भी मिक्स करने से बनता है किस किस के, Fe के और कार्बन के। हालांकि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ये एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाने हैं। अब जैसे कि आप स्टील बनाते हो, जो Fe है आपका, पहली बात तो Fe पे जंग लगता है, यस लगता है, लेकिन क्या स्टील पे लगता है? नहीं, स्टील पे नहीं लगता। दूसरी बात, Fe के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यस होती है, लेकिन क्या स्टील से होती है? नहीं। तो यहाँ पे हम अपनी मन मुताबिक इनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं बाय मेकिंग देम अलोय, अलोय बना के, और दूसरा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना के। ठीक है, ये मैं स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि ये अलोय की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि Fe और कार्बन के बीच में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये पीछे रह गया था, फिर पीछे वाले का एग्जांपल हो गया जैसे हमारा। ठीक है, और ये ज्यादा नहीं मिलाए जाते, ये थोड़े थोड़े मिलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन लगभग 0% से 3 या 5% के बीच में मिलाया जाता है, ज्यादा नहीं। यानी अगर आप 100 ग्राम ले रहे हो तो 100 ग्राम में से 3 ग्राम आप क्या मिलाओगे? कार्बन मिलाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा अलोय और अलोय फॉर्मेशन। अब एक और पॉइंट है इसमें, अ, जैसे क्या है वो, कि अलोय ऑफ मरकरी। मरकरी का अगर कोई भी आप अलोय बनाते हो, मरकरी को आप चाहे यहाँ ले लो चाहे आप यहाँ ले लो, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड अमलगम। उसको क्या बोलेंगे हम? अमलगम। अमलगम, ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, AMAL, अमलगम, शायद यही होगी। उसको क्या बोलेंगे? अमलगम। क्लियर है ये तो? और ये था आपका अलोय फॉर्मेशन, AMLAGAM, ही आएगा, अमल। ये हुआ आपका अलोय फॉर्मेशन। प्रॉपर्टी नंबर हो गई आपकी 6। ठीक है, समझ गए अलोय क्या है? जब किसी भी मेटल का सॉल्यूशन बना दिया जाए, कैसा सॉल्यूशन? होमोजीनियस। अब इस होमोजीनियस का मतलब क्या है, कि ना देखने से पता नहीं लगना चाहिए कि आपने सॉल्यूशन बना रखा है। जैसे स्टील को अगर आप देखोगे, स्टील तो हर घर में लगा है आजकल, स्टील को अगर आप देखोगे, क्या उसको देख के बता सकते हो कि वो किसी न किसी चीज का मिक्सचर है? नहीं, हमें तो ऐसे ही लगेगा कि वो तो अकेला सिंगल, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल है। लेकिन एक्चुअल में वो भी किसकी, वो भी मिक्सचर है, किस किसका? आयरन और कार्बन का। ठीक है, तो आपने होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाना है, किसका? मेटल का। किसी दूसरी मेटल ले लो या कोई भी दूसरी नॉन मेटल ले लो, इनको आपस में मिला दो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे ब्रास, ब्रोंज, और मरकरी के अलॉय को क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। यहाँ पे जैसे HgNa, एग्जाम्पल हो गया इसका, एग्जाम्पल Hg, और ऐसे लिखते हैं Na ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल लिख दूंगा, नॉर्मल लिख दूंगा, तो उसका मतलब हो जाएगा इस Hg का बॉन्ड है Na के साथ में। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रैकेट में इसलिए ही लिखते हैं ताकि ये पता चल जाए कि बॉन्ड नहीं है, बस हमने इन दोनों को मिला रखा है। तो ये हो गया आपका सोडियम अमलगम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, SODIUM, सोडियम अमलगम। ठीक है, सोडियम अमलगम, यानी सोडियम का अलोय किसके साथ में? मरकरी के साथ में। क्लियर है? ये है आपका अलोय फॉर्मेशन। तो आज का टाइम हमारा आई थिंक हो चुका है खत्म, 30 और 35 के बीच में हो गया टाइम हमारा। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद हमारी 2-3 प्रॉपर्टी और बचती हैं। मेन तो उसमें है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपका बेसिक जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला बेसिक है वो करवाऊं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम बेसिक सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का। वो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, वहां भी यूज में होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको यहीं पे करवा दूं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे, और साथ साथ आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही टॉपिक है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी खत्म, प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद आपके आएंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड हमने पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बाद आपने देखना है क्या? हम देखेंगे ये जो F ब्लॉक एलिमेंट है वो, और बच गया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और रहती है, क्यों ना वो उसको भी कर लिया जाए। चलो उसको भी कर ही लेते हैं, छोटी सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7।
फिर ये है कि कल वाले लेक्चर के अंदर ज्यादा लेंथ नहीं होगी, अदरवाइज तो फिर वो भी करवानी पड़ेगी, वो भी कर लेते हैं। देखो वो है आपकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट तो हम देख चुके हैं ना क्या होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 आ गई आपकी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टी याद हो जब हम कैटलिस्ट पढ़ रहे थे, या फिर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी, वहां एक रिएक्शन थी, क्या थी वो रिएक्शन, कि अगर मान लो आपने ऐसे करना है H2 प्लस Cl2, इसकी रिएक्शन करवानी है, तो सबसे पहले आपको सनलाइट चाहिएगी और साथ साथ मेटल की प्रेजेंस। जैसे आपने Au ले लिया या Ag ले लिया, Au आपने लिया तब जाके ये क्या क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। या फिर आप ले लो H2I2, H2 प्लस में I2, सेम केस यहाँ होगा, यहाँ आपको Au, या फिर आप ले लो Mn ले लो आप, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2Hi बनेगा। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे है Mn यानी मैग्नीज, यहाँ है आपका Au, ये भी डी ब्लॉक का ही पार्ट है, ठीक है, Au यानी गोल्ड। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम जनरली एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। गुड कैटलिस्ट, ये गुड कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। क्यों काम करते हैं उसके रीजन है, बिकॉज, चलो यही लिख देते हैं, बिकॉज सबसे पहली है कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एक रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ SCN SC, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास में खाली डी ऑर्बिटल है। अब ये खाली डी ऑर्बिटल देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट है तो खाली डी ऑर्बिटल तो मिलेगा ही। अब एक चीज और है इसमें, जैसे हमने स्कैंडियम लिखा या फिर हम लिखते हैं कॉपर, लिखते हैं कॉपर 29, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s1 3d10, यही आएगी। अब इसके पास तो खाली ऑर्बिटल नहीं है, डी तो पूरा भरा है ना। लेकिन नहीं, इसके पास ना, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसके पास 4p है और 4d भी है, वो दोनों तो पूरे खाली पड़े हैं, उनमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ s में है और किसके अंदर है, d के अंदर है। आपका 4p और 4d पूरा खाली पड़ा है, और खाली ऑर्बिटल होने से क्या होगा, वो कोई भी जो भी ये मान लो H2 है, वो H2 पहले अपने इलेक्ट्रॉन यहां रख लेगा, ठीक है, और फिर उस इलेक्ट्रॉन रखने से बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने से क्या होगा, बॉन्ड बनने से इनका जो बॉन्ड बनेगा वो कमजोर होगा एज कंपेयर टू H2 के। तो H2 के कंपैरिजन में बॉन्ड कमजोर होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। यानी अगर सिर्फ अकेला H2 होता तो हमें एनर्जी देनी पड़ती ज्यादा, लेकिन जब उस H2 ने इसके ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लिया, अब एनर्जी देनी पड़ेगी कम, और ये बॉन्ड अपनी मर्जी से बना लेता है, ठीक है। इसी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वे गुड कैटलिस्ट आपके होते हैं। दो रीजन हमने देख लिए। थर्ड रीजन जो है वो है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी है, वो वेरिएबल है, यानी वो वेरी कर सकती है। देखो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, कॉमन बोला मैंने, टोटल नहीं, मतलब सिर्फ एकमात्र वो ही नहीं, सिर्फ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी और भी हो सकती है। ये बड़ा पॉइंट मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको समझाऊंगा, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र करेंगे। वहां हम देखेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ की तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक आ रही है, यानी इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है। अब जिस भी एलिमेंट को जिस हिसाब के इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उसको चाहिए,
वो इनके साथ में बॉन्ड वैसे बना सकता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है। और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगी, यानी वो एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7, जहां पे हमने जिक्र करा था कैटलिस्ट का कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो गुड कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, अब आई थिंक टाइम हो गया हमारा 40 मिनट के आसपास, तो इस वाले लेक्चर को यहीं तक करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब एक दो तीन चार चार लेक्चर और लगेंगे इसके बाद, जहां पे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लेक्चर को भी, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, ऐसे ही आप अपना जो इंटरेस्ट है दिखाते रहो और हम भी लगे हुए हैं आपकी मेहनत को कम करने के लिए, अपनी साइड से मेहनत कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ और इसी प्यार के साथ। तब तक के लिए राम राम।